अस्सलाम वालेकुम क्लास। थर्ड लेक्चर है हमारा। और ये थर्ड लेक्चर जो है ये हमने सेकंड और फर्स्ट लेक्चर में जो इंटीग्रेशन की थी उसके कुछ रूल्स हमने किए थे इंटीग्रेशन के, उनकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं। और इसके बाद हम मज़ीद अपनी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को करने के बाद इस लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो आगे एक्सटेंड करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के जो हमने पहले इंटीग्रेशन की है जिन भी रूल्स से उन रूल्स पे इंटीग्रेशन जो हम कर चुके हैं उन पे कौन कौन सी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस जो हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि इट इज़ द इन्वर्स ऑफ डेरिवेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास आती है, डेरिवेटिव लेने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास बनती है उससे अगर ओरिजिनल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए अगर ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ जाना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसी तरीके से हमने कई इकोनॉमिक फंक्शंस पढ़े हैं, उनके डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं, लाइक रेवेन्यू है, कॉस्ट है, आपके पास कंजम्पशन फंक्शन है, आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर्स थे, इनकम थे, इन सब के डेरिवेटिव्स हमने लिए हुए हैं। लाइक अगर आप कॉस्ट की बात करें तो उससे डेरिवेटिव लेके मार्जिनल कॉस्ट फाइंड की है। रेवेन्यू की बात करें तो आपने उससे डेरिवेटिव लेके मार्जिनल रेवेन्यू निकाला है। प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं तो प्रॉफिट से मार्जिनल प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है। तो ये जितने भी मार्जिनल आप निकालते थे, चेंज आप मेजर करते थे टोटल के अंदर, टोटल फंक्शन के अंदर, ये अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। तो एग्जांपल नंबर 1 है इसकी, मार्जिनल कॉस्ट आपको दी हुई है MC, और ये मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से आपके पास आई है, चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन Q, यानी कि इस टोटल कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ है और वो डेरिवेटिव या वो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 25 + 30Q - 9Q²। ओके, दिस इज़ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। इसके बाद आपको कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है, वेयर फिक्स कॉस्ट इज़ 55 व्हेन क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन हमें दी हुई है, इस कंडीशन पे अगर आप गौर करें तो आपकी जब क्वांटिटी ज़ीरो होती है, जब आप क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो करते हैं तो जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट के बराबर हो जाती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पे डिपेंड करती है, इन दोनों का सम होती है। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो फंक्शन होती है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन का, और फिक्स कॉस्ट जो होती है वो क्वांटिटी के साथ कोई रिलेट नहीं करती, कोई रिलेशन नहीं होता। इसलिए जब आप क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो करेंगे, जब आपकी कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट के बराबर होगी। सो दिस इज़ द initial condition that we have seen in the first lecture, first two lectures. We can use this condition to find the constant value after solving the differential equation. सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हमने इससे इस क्वेश्चन से हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन दिया वैसे टोटल कॉस्ट का फंक्शन निकालेंगे, फिर उस टोटल कॉस्ट से फंक्शन से एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालेंगे, फिर उधर से हम वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन निकालेंगे। सो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सोल्यूशन, सो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट होगी कि अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और किसके लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, जिस लिहाज से ये डेरिवेट हुआ था। ये डेरिवेट किसके, इसके अंदर चेंज किस लिहाज से मेजर किया था, विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो इसको इंटीग्रेट किस लिहाज से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। सो इंटीग्रेशन ऑफ MC इंटू DQ। अब इसको हम जो है वो इस मार्जिनल कॉस्ट जो हमारे पास थी उसकी जगह उसके हम फंक्शन पुट कर देते हैं मार्जिनल कॉस्ट का। तो इसकी इंटीग्रेशन हम सिंपली जैसे हम पहले इंटीग्रेशन करते आए हैं, जो हमने रूल्स देखे हैं, इस पे कांस्टेंट वाला रूल अप्लाई होगा। 25 जो सिंपल है हमारे पास, सिंगल एक कांस्टेंट है 25, इसके साथ Q की पावर 0 है। आप 0 में 1 ऐड करें और 0 + 1 हो जाएगा, और इसी से इसको डिवाइड भी कर दें 0 + 1 से, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। इसी तरीके से इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होगा, तो
तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था कि हर एक एक्सप्रेशन के साथ कांस्टेंट ऐड करने के बजाय हम एक एंड पे एक सिंगल कांस्टेंट ऐड कर देंगे, क्योंकि हर एक्सप्रेशन का कांस्टेंट सम हो या माइनस हो, वो उसका फाइनल आंसर एक कांस्टेंट ही आएगा। सो हम एट द एंड फाइनल एक कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं जो कि तमाम एक्सप्रेशंस के कांस्टेंट का सम और डिफरेंस होता है। सो जब आप 25 को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 25 क्यू, और जब आप 30 क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, क्यू की पावर है 1, 1 में 1 ऐड करें और 1 प्लस 1 से ही इसको डिवाइड कर दें, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 हो जाएगा और क्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सो 30 क्यू की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास 15 क्यू स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप 9 क्यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, क्यू के ऊपर स्क्वायर है, इसमें 1 प्लस करें तो ये 3 हो जाएगा और 3 से ही इसको डिवाइड कर दें, 9 डिवाइडेड बाई 3 फाइनल आंसर 3 आ जाएगा और क्यू क्यूब हो जाएगा। और इन तीनों को इंटीग्रेट करने के बाद एक हम एंड पे कांस्टेंट इसके साथ ऐड कर देते हैं जो कि हर एक्सप्रेशन के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जो ए पार्ट था इसका, ए पार्ट क्या था कि हमने टोटल कॉस्ट निकालनी थी, वो कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट का फंक्शन निकालना था। टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 25 क्यू प्लस 15 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू क्यूब प्लस सी। ओके, अब ये सी का क्या करें, व्हाट अबाउट सी। सी के लिए हमें क्वेश्चन में एक इनिशियल कंडीशन दी गई थी, उस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए हम इस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो इनिशियल कंडीशन क्या थी, वो इनिशियल कंडीशन ये थी कि फ़िक्स कॉस्ट इज़ 55, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 50 या फिक्स कॉस्ट आपकी तब निकलती है जब क्वांटिटी ज़ीरो हो, मतलब क्वांटिटी के इंक्रीज़ डिक्रीज़ होने से, ज़ीरो होने से फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। या जब आपकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़ीरो होती है तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। सो इस कंडीशन को हम पुट करते हैं अपनी, व्हेन q इज़ इक्वल टू ज़ीरो टोटल कॉस्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दी फिक्स कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है, तो टोटल कॉस्ट की जगह हम फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर क्वांटिटी को ज़ीरो रखें तो टोटल कॉस्ट की जगह 55 पुट करें और q की जगह ज़ीरो पुट करें तो आपके पास c कितना आ जाएगा, 55। इस c की वैल्यू को आप अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट करें जो आपने टोटल कॉस्ट का निकाला था, तो आपके पास टोटल कॉस्ट की पूरी एक इक्वेशन, पूरा एक फंक्शन डेवलप हो जाएगा जो आपने कहाँ से हासिल किया, कहाँ से निकाला, कि आपके पास मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ था, उस मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन से आपने ओरिजिनल टोटल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड कर लिया बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर हम देखना चाहें कि हमारा ये जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है जो हमने अभी फाइंड किया है ये करेक्ट है कि नहीं है, या हमने इंटीग्रेशन ठीक की है या नहीं, या हमारी कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, सिंपली हम इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लेते हैं। यही फंक्शन था ना जिसका डेरिवेटिव हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आई हुई थी जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, तो इसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेके देख लें। अगर तो सेम आपके पास एक्सप्रेशन बन जाती है जो हमने पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन था, तो आपका मतलब कि इंटीग्रेशन ठीक हुई है। हम करके देख लेते हैं, 25 क्यू का डेरिवेटिव लें तो 25 आ जाएगा, और 15 क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो 30 क्यू आ जाएगा, और 9 क्यू क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 3 क्यू क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा और 55 ज़ीरो हो जाएगा। सो आपके पास प्रूव हो गया कि ये जो हमने टोटल कॉस्ट का फंक्शन फाइंड किया है ये करेक्ट है हमारा। इस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। सो बी पार्ट क्या था हमारी इस एग्जांपल का, बी पार्ट ये था कि हमने इससे एवरेज कॉस्ट का फंक्शन फाइंड करना था टोटल कॉस्ट के फंक्शन से। तो वो कैसे फाइंड किया जाता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो एवरेज होती है वो एवरेज कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट के फंक्शन को क्वांटिटी से डिवाइड करके हमें मिलती है। तो टोटल कॉस्ट के फंक्शन को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन बन जाएगा। तो उसको डिवाइड करने के बाद आपके पास एवरेज कॉस्ट क्या आती है, 25 प्लस 15 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 55 ओवर क्यू। तो ये हमने बी पार्ट का भी आंसर कर दिया। सो सी पार्ट क्या था कि ये जो टोटल कॉस्ट आपने फाइंड की है, इस टोटल कॉस्ट से आपने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी।
तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट आपकी बराबर होती है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपने इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए सॉल्व करना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी किस चीज़ के बराबर होगी, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है उसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल दें तो वो पीछे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ही बचती है। तो फिक्स कॉस्ट वहाँ पे 55 की थी, तो अगर आप उसको इसमें से निकाल दें तो पीछे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी। सो ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट दी हुई थी, उससे टोटल कॉस्ट निकाली हमने, उससे फिर एवरेज कॉस्ट निकाली और उससे फिर वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड की। एक और एग्जांपल है आपके पास, डेट इज़ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 32 प्लस 18 क्यू माइनस 12 क्यू स्क्वेयर वेयर टोटल कॉस्ट इज़ 50 व्हेन क्यू इज़ इक्वल टू 1। तो ये बाउंड्री कंडीशन आपको दी है, ये इनिशियल नहीं है। तो ये आपने खुद ही सॉल्व करनी है। पहले सिंपली आप क्या करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट जो दी हुई है ऐसे टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यानी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और जब आप उसका सी कांस्टेंट के साथ उसका फंक्शन ड्राइव कर लेंगे तो आप टोटल कॉस्ट की जगह 50 पुट करें और क्वांटिटी की जगह 1 पुट करें, हर क्यू की जगह 1 पुट करें, तो आपके पास जो है वो सी निकल आएगा कि सी कितना निकलता है। और जो पहले एग्जांपल के क्वेश्चंस थे लाइक फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, फाइंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ये सारे आपने एग्जांपल नंबर 2 के लिए भी सॉल्व करने हैं। एक मैंने कमेंट स्टूडेंट्स में से किसी स्टूडेंट का देखा था कि उसमें रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं इनके साथ साथ आंसर्स आपको एग्जांपल्स के या एक्सरसाइजेस के बता दिया करूं। तो इसके लिए ये है कि आप लोग सॉल्व करें आपस में, और सॉल्व करने के बाद आंसर्स खुद अपने साथ स्टूडेंट्स या जो आप लोग ग्रुपिंग आपकी हुई है स्टूडेंट्स की, वो आप अपने आपस में जो है वो आंसर मैच करके देखें कि मैच होते हैं कि नहीं होते। इस तरह आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और अगर किसी को कोई समझ ना आए, किसी से सॉल्व ना हो, तो कमेंट में नीचे वो मुझे बता सकता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये आपने एग्जांपल नंबर 2 जो है ये आपने खुद ही सॉल्व करनी है, जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व की है। एक और इसकी एग्जांपल करते हैं रेवेन्यू से। मार्जिनल रेवेन्यू अब आपको दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है, मार्जिनल रेवेन्यू आता है कि अगर आप टोटल रेवेन्यू के अंदर चेंज मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, और मैथमेटिकल वे में अगर हम बात करें, डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो आपके पास जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपको दिया हो तो मार्जिनल रेवेन्यू से आप टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू। सो मार्जिन रेवेन्यू आपको दिया हुआ 60 माइनस 2Q माइनस 2Q स्क्वेयर। ओके, ये तो क्वेश्चन आ गया आपके पास। और फिर उसके बाद एक आपको कंडीशन भी दी हुई है, वेयर टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू 0 व्हेन क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 0। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन है, एक ये इकोनॉमिक थ्योरी पे कंडीशन जो है वो डेवलप की गई है कि अगर आप कोई क्वांटिटी जो है वो सेल नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, तो आप ज़ीरो रेवेन्यू अर्न करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जो होता है वो डायरेक्टली फंक्शन होता है आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन का या क्वांटिटी ऑफ सेल का। सो अगर आप क्वांटिटी ज़ीरो है आपकी तो आप रेवेन्यू भी ज़ीरो ही अर्न करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसे हमने फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है। फाइंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन, और वो डिमांड फंक्शन किस शेप का होना चाहिए, P इज़ अ फंक्शन ऑफ Q। सो पहले ए पार्ट का हम आंसर करते हैं कि हम सबसे पहले करते हैं कि इससे टोटल रेवेन्यू का फंक्शन निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू Q। तो इंटीग्रेट करते हैं 60 को। 60 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ Q की पावर 0 है, Q की पावर 0 में 1 ऐड करें तो 1 हो जाएगा। 60 से 1 को डिवाइड कर दें तो आपके पास 60Q इसकी इंटीग्रेशन के बाद इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से एक यहाँ पे C ऐड होना चाहिए, लेकिन हम अल्टीमेटली एक फ़ाइनल कांस्टेंट एंड पे ऐड कर देंगे जो इन तमाम कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपके पास 2Q है, 2Q
इस 2q को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, q की पावर 1 है, 1 प्लस करें, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 से ही इसको डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा और q की पावर वो स्क्वायर हो जाएगी। तो 2q को इंटीग्रेट करके आपके पास फाइनल आंसर जो है वो q स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 2q स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और 3 से ही अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2/3 और q स्क्वायर की जगह q क्यूब हो जाएगा। तो 2q स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2/3q क्यूब आ जाएगी और एक एंड पे हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं +c। सो इस मार्जिनल रेवेन्यू के फंक्शन को इंटीग्रेट करके टोटल रेवेन्यू कितना आया, 60q माइनस q स्क्वायर माइनस 2/3q क्यूब प्लस c। सो व्हाट अबाउट c, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में c निकाला था उसकी कंडीशन हमें दी गई थी, इसी तरह हमें यहाँ पे भी एक कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन हम अपनी इस फाइनल टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में पुट करते हैं और c फाइंड कर लेते हैं। वो कंडीशन क्या थी कि अगर आप क्वांटिटी ज़ीरो प्रोड्यूस करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू ज़ीरो होता है। तो टोटल रेवेन्यू की जगह ज़ीरो, और ये ज़ीरो कब आएगा, जब क्वांटिटी ज़ीरो पुट करेंगे। जब आप ज़ीरो दोनों तरफ पुट करते हैं तो सी आपका ज़ीरो हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे सी की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो का जब आप पुट करें तो वो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाएगा वैसे ही। आपके पास फाइनल आंसर जो रेवेन्यू का आया वो 60q माइनस q स्क्वायर माइनस 2/3 q क्यूब। इसकी भी दोबारा हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये ठीक है आंसर। दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें, मार्जिनल इस टोटल रेवेन्यू के फंक्शन से मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन फाइंड करें और ये मार्जिनल रेवेन्यू वही होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। 60q को जब आप डेरिवेट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो वो 60 हो जाएगा, आगे 2q हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 2q स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये वही फंक्शन बन रहा है मार्जिनल रेवेन्यू का जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो वी कैन से दैट वी हैव करेक्टली इंटीग्रेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बी पार्ट इसका क्या था कि टोटल रेवेन्यू का जो फंक्शन आप फाइंड करेंगे उससे आपने डिमांड फंक्शन ड्राइव करना है। तो टोटल रेवेन्यू की पहले अगर हम डेफिनेशन करें तो वो क्या होती है, टोटल रेवेन्यू ये होता है कि जितनी आपने क्वांटिटी अपनी सेल की है उसको आप पर यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका पास रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इट मीन्स डैट टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू पी इंटू क्यू। टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ से अगर आपने p इन टर्म ऑफ q निकालना है तो वो कैसे निकलेगा कि p को आप इधर ही रहने दें, क्वांटिटी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी रेवेन्यू के साथ। तो p कैसे फाइंड होगा यहाँ से कि अगर आप अपने टोटल रेवेन्यू को q से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास p इन टर्म ऑफ q आ जाएगा, डैट इज़ डिमांड फंक्शन। सो आप यहाँ से टोटल रेवेन्यू की जो आपने इक्वेशन जो फंक्शन फाइंड किया है उसको आप q से डिवाइड कर दें। तो q से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फाइनल डिमांड फंक्शन बिल्ड होता है वो क्या है, 60 माइनस q माइनस 2/3q स्क्वायर। सो दिस इज़ द डिमांड फंक्शन। इसी तरह इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है मार्जिनल रेवेन्यू की। आपको मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन दिया हुआ है 84 माइनस 4q माइनस q स्क्वायर, और इसकी आपको कंडीशन भी दी हुई है कि टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू 0 व्हेन q इज़ इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपने इनसे ये चीज़ें फाइंड करनी है, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन निकालना है और डिमांड फंक्शन फाइंड करना है। तो ये आपने उसी एग्जांपल नंबर 3 को देखते हुए फॉलो करते हुए आपने ये खुद सॉल्व करनी है। सो एग्जांपल नंबर 5, अब हमें एक और हमने कंसेप्ट पढ़ा है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी का। मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम भी हमने पढ़ा है, मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू सेव भी पढ़ा है। मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ये चीज़ शो करता है कि अगर आपकी इनकम में 1 यूनिट का चेंज आता है तो 1 यूनिट चेंज आपकी कंजम्पशन में कितनी चेंज लेके आती है। तो अगर हमें मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम दी जाती है तो यानी कि मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन क्या हुई कि इट मेजर्स द चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, यानी कि DC/DY अगर आप फाइंड करते हैं तो आपका MPC होता है। तो अगर आपको MPC दिया गया हो और आपको कहा जाए कि आप ओरिजिनल कंजम्पशन फंक्शन फाइंड करें तो दोबारा हम मार्जिन प्रोस्पेंसिटी की कंज्यूम की अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ओरिजिनल कंजम्पशन फंक्शन फाइंड होगा। तो देखने एग्जांपल में कैसे करना है। व्हेन C
with C is a function of y, the marginal propensity to consume is given by MPC is equal to DC over dy. If the MPC is equal to 0.8, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि MPC आपको इतना दिया हुआ है, और आगे एक और कंडीशन दी है, कंजम्पशन इज़ 40 व्हेन इनकम इज़ 0। तो ये कौन सी कंजम्पशन है? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि इस कंडीशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज़ 40। अब हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमने ये बड़ी दफ़ा बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमने ये कंसेप्ट कई दफ़ा रीड किया है, पढ़ा है कि जब इनकम आपकी ज़ीरो होती है तो जो कंजम्पशन आप करते हैं उस कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर सिर्फ आपको यहाँ पे दी जाती कि ऑटोनोमस कंजम्पशन इज़ इक्वल टू 40, तो वी वेल नोन दैट दिस कंजम्पशन इज़ व्हेन देन वेयर योर इनकम इज़ ज़ीरो। सो ये कंडीशन दी हुई है कि C इज़ इक्वल टू 40 व्हेन y इज़ इक्वल टू 0। तो इससे आप कंजम्पशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड होगा कि कंजम्पशन किसके इक्वल होगी? इंटीग्रेशन ऑफ MPC विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ MPC d इंटू dy, और अगर आप MPC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं डेट इज़ 0.8, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0.8 विद रिस्पेक्ट टू y। तो 0.8 जो है वो y का फंक्शन है और y की पावर यहाँ पे 0 है। 0.8 जो है उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एसोसिएट है, और इस एसोसिएटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो 0 है। इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं कि पावर में 1 ऐड करते हैं, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और 1 से ही इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? C इज़ इक्वल टू 0.8y, और अल्टीमेटली एक कांस्टेंट ऐड करते हैं प्लस C। सो कंजम्पशन फंक्शन आपके पास यहाँ तक क्या आ गया? 0.8y प्लस C। अब हम C की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन क्या है कि कंजम्पशन आपकी 40 होगी अगर इनकम 0 हो जाए। तो आप C की जगह 40 पुट करें और y की जगह 0 पुट करें और C की वैल्यू निकाल लें। सो C की जगह हमने 40 पुट किया और y की जगह 0 पुट किया, और C आपके पास 40 फाइंड हो गया। तो इस C की वैल्यू आप अगर पुट कर दें तो कंजम्पशन फंक्शन आपके पास आ जाएगा C इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। दिस इज़ दी ओरिजिनल कंजम्पशन फंक्शन। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन आपने ठीक फाइंड किया कि नहीं किया। वो कैसे कि आप यहाँ से दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें DC ओवर dy, और देखें कि वही MPC आपके पास फाइंड होता है कि नहीं होता। तो 0.8 आ जाएगा, तो ठीक है, हमारा आंसर ये करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, आपको MPC दिया गया है, और MPC क्या है कि इट मेजर्स द चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। सो MPS इज इक्वल टू DS डेरिवेटिव ऑफ सेविंग विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.2 y की पावर माइनस 1/2, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते थे 0.5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय हाफ y, लेकिन अल्टरनेटिवली हमने इसको इस तरीके से लिखा है 0.5 माइनस 0.2 y और y की पावर माइनस 1/2। सो ये आपके पास जो फंक्शन है ये MPS मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव का फंक्शन है, यानी सेविंग के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करके आपके पास ये एक्सप्रेशन आई हुई है। तो इसके बाद कंडीशन क्या है कि देयर इज़ दिस सेविंग ऑफ 3.5 एंड इनकम इज़ 25। जब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि अगर ये किसी बंदे का या किसी कंपनी का सेविंग फंक्शन है और वो कंपनी की इनकम अगर 20 रुपीज़ या $20 है, तो इस 20 रुपीज़ या इस $20 पे उसकी सेविंग पॉजिटिव नहीं है, ज़ीरो नहीं है, बल्कि डिस सेविंग है, यानी नेगेटिव है 3.5। तो इसका मतलब क्या है कि सेविंग इज़ इक्वल टू माइनस 3.5 व्हेन y इज़ इक्वल टू 25। सो ये आपके पास एक बाउंड्री कंडीशन दी गई है जिससे हम C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपने खुद ही सॉल्व करना है। तो मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है कि पहले आप MPS को जो है वो इंटीग्रेट कर लें, सेविंग फंक्शन निकाल लें, और उसके बाद ये आप कंडीशन पुट कर दें तो आपके पास C की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी।
प्रूव करने के लिए आपने दोबारा उसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपको प्रूव हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम पहले काम कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस थी उनकी। तो हम आगे अब मूव करते हैं उन रूल से आगे। एक और रूल कहाँ, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, और उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनकी डिवीजन जो है एक्सप्रेशंस की, वो सिंपल नहीं होगी। उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड होंगी वो। तो उनको, उन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हम इंटीग्रेशन के लिए एक नया रूल, एक आसान रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यूज़ करते हैं, डेट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। व्हेन देर आर टू फंक्शंस इन दी डिफरेंशियल इक्वेशन, टू फंक्शन से मुराद ये है कि एक फंक्शन के अंदर दो एक्सप्रेशंस हो सकती हैं जो आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं और डिवाइड भी हो सकती हैं in the form of multiplication or division, and its multiplication and division is not possible, and if it is possible it is not easy. When we then we use integration by substitution. So इस तरह की जब हमारे पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगी कि उनको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आसान नहीं होगा या वो पॉसिबल नहीं होगी, तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। और इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ नहीं होगा। वो हम आगे जैसे जैसे चलते हैं वो हम देखेंगे कैसी, कब वो प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ेगी कि ये इस तरह की एक्सप्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व नहीं हो सकती, तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम हम अभी नेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या आती हैं। तो उसका जर्नल रूल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। यानी इस एफ ऑफ एक्स को हमने यू में रिप्लेस करना है और डी एक्स को भी हमने जो है वो डी यू में रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है आप अपने फंक्शन को x की जगह u की फॉर्म में, और फिर उसको सिंपली हमने वैसे इंटीग्रेट करना है जैसे हम पहले इंटीग्रेट करते आए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके एग्जांपल्स हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी फिर। सो एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 12x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से और बहुत इजीली ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं आपस में। मल्टीप्लाई होने के बाद इनको हम सिंपली जैसे हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं उस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देने का मकसद ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ताकि हमें एक बार प्रोसीजर पता चल जाए, एक बार तरीका आ जाए, स्टेप्स पता चल जाए कि हमने ये रूल अप्लाई कैसे करना है, फिर हम इसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये आसान सा क्वेश्चन आपको पहले मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ ताकि हमें तरीका आ जाए कि करना कैसे है। इन दो एक्सप्रेशंस में से जो 12x स्क्वायर है और जो एक्स क्यूब प्लस 2 है, इसमें हमने इन दोनों एक्सप्रेशन में से किसी एक एक्सप्रेशन को u लेट करना है, u लेट करना है। और u लेट करने के बाद हमने जो dx है उसको du की फॉर्म में लेके आना है। ओके, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कौन सी एक्सप्रेशन को हम u लेट करेंगे। अच्छा, जब हमने डी एक्स को डी यू की फॉर्म में तब्दील करना है तो वो तब तब्दील होगा कि डी यू की फॉर्म में उसको रिप्लेस करने के बाद ये वाला डी एक्स उससे एलिमिनेट हो जाए ताकि डी यू अकेला रह जाए। और इधर से जो हम यू जो है वो लेट करेंगे, ज़ूम करेंगे, उस यू के डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, और उस डेरिवेटिव के आंसर से जो दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स की, वो एक्स कैंसिल आउट होना चाहिए ताकि दोनों तरफ मतलब u विद रिस्पेक्ट टू u रह जाए। तो फिर ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। तो हम इसमें से वो वाली एक्सप्रेशन को u लेट करेंगे जिसके डेरिवेटिव से दूसरी वाली एक्सप्रेशन का x कम्प्लीटली फैक्टर्ड आउट हो जाए, कम्प्लीटली कैंसिल हो जाए। अगर वो कम्प्लीटली फैक्टर आउट नहीं होता तो हम जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे जाना पड़ेगा। So we will assume that function as u from the given two expressions which eliminate the other expression with its derivative। तो अगर हम12x स्क्वायर को हम u, अगर लेट्स सपोज अगर हम इसको u सपोज कर लेते हैं और हमने ऊपर बात की है विच एलिमिनेट द अदर एक्सप्रेशन विद इट्स डेरिवेटिव,
यानी कि जिसको u लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके डेरिवेटिव से दूसरी चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अगर हम 12x² का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो तो आ जाता है 24x, और 24x जो है वो x³ को एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो ये हम नहीं ले सकते। अगर हम x³ + 2 को हम u लेट करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो आपके पास आ जाता है 2x²। तो यहाँ से x² उस x² को एलिमिनेट कर सकता है, तो यानी कि हम x³ + 2 को एज u अज्यूम करते हैं। सो वी लेट u = x³ + 2। अब इसका हम फर्स्ट स्टेप ये है कि जो u आप अज्यूम कर लेते हैं उसका आपने डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। सो du/dx = 3x²। अच्छा, एक चीज़ तो ये आ गई। अब आपने इसको dx को रिप्लेस करना है। एक तो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देनी है कि x³ की जगह x³ + 2 की जगह u पुट कर देना है, और फिर dx की जगह भी आपने रिप्लेसमेंट करनी है कि इसको आपने शेप देनी है, इसको आपने चेंज करना है du की फॉर्म में। तो उसके लिए आप du/dx = 3x से dx के लिए इसको सॉल्व कर लें। तो dx के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो dx = du/3x² आ जाएगा। तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन के लिए दो चीज़ें मौजूद हैं। पहला u है, u यानी x³ + 2 की जगह u आ जाएगा, और dx की जगह du/3x² आ जाएगा। हम पुट करते हैं ये दोनों चीज़ें अपने फाइनल क्वेश्चन के अंदर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u एंड dx इन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप उसमें पुट करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 12x², आगे था x³ + 2, उसकी जगह u आ गया, और उससे आगे था dx, और उसकी जगह आ गया d/3x²। अब ये जो 3x² है ये कैंसिल आउट कर रहा है आपके 12x² को, किससे? 4 से, यानी x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 को 4 से जो है वो डिवाइड करेगा, तो आपके पास क्या बचेगा पीछे? यानी कि आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4u। 3x² 12x² को अगर आप 3x² से डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर आपके पास 4 आता है। तो 4 इधर आ जाएगा और u आपके पास वैसे ही आ गया, और पीछे आपके पास du बचा था। तो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल अब आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4u विद रिस्पेक्ट टू u। सिंपली जैसे हम पहले इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम कर देते हैं। u के ऊपर पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करें 2 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास जो है वो 2 हो जाएगा, और u के ऊपर स्केयर आ जाएगा, और इस तरीके से हम c एक ऐड कर देंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 2u² + c। ओके, यहाँ तक सॉल्व हो गया। लेकिन इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हमें जो u हमने लेट किया था वो हम दोबारा यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देते हैं, जो u हमने लेट किया हुआ था। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन हो गई। लेकिन हमारे पास जो गिवन फंक्शन था, जो गिवन क्वेश्चन था, वो u की फॉर्म में नहीं था, वो x की फॉर्म में था। तो हमें इसको दोबारा उसी शक्ल में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए u जो हमने लेट किया हुआ था उसकी जगह उसका ओरिजिनल u पुट कर देते हैं कि क्या था, वो था x³ + 2। तो 2 × x³ + 2 होल स्क्वायर प्लस c इज़ द फाइनल आंसर। ये एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल है एक और, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखें, इंटीग्रेशन ऑफ x4 × 2x⁵ - 5 एंड होल पावर 4 × dx है। और अब अगर आप फिर x4 को u लेट करते हैं और x4 का डेरिवेटिव आता है 4x³, वो x5 को x⁵ को एलिमिनेट नहीं कर सकता। अगर आप दूसरी वाली एक्सप्रेशन को u लेट करते हैं 2x⁵ - 5, तो उसका डेरिवेटिव आता है 10x⁴। ये x⁴ और साथ x⁴ एलिमिनेट हो सकती है, तो हम किसको यहाँ पे u लेट करेंगे? u = 2x⁵ - 5। तो इसको u लेट करने के बाद इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। du/dx = 10x⁴।
तो इसको दोबारा हम डी एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो डी एक्स इज़ इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई 10x की पावर 4। अब दो चीज़ें रिप्लेसमेंट के लिए आ गई, सब्स्टिट्यूशन के लिए आ गई, एक यू सब्स्टिट्यूशन के लिए आ गया, एक डी एक्स सब्स्टिट्यूशन के लिए आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u एंड dx इन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। u जो था उसकी जगह हमने 2x की पावर 5 प्लस 5 की जगह u पुट करना था, उसकी जगह u पुट कर दिया, और पावर उसकी वैसे ही ऊपर है, उसको नहीं हमने छेड़ना। पावर के होल पावर के अंदर जो फंक्शन होगा हमने उसको u लेट करना है, ये आपने याद रखना है। तो बाकी पावर उधर ही है, हमने उसकी जगह 2x की पावर 5 प्लस 5 की जगह u पुट कर दिया, और dx की जगह dx की वैल्यू पुट कर दी, वो जो हमने निकाली थी du ओवर 10x की पावर 4। तो अब ये x की पावर 4 और उधर से x की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 4 इंटू डी यू ओवर 10। इस 10 को अगर आप साइड पे निकाल लें तो वो आपके पास 1 ओवर 10 हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 10 यू की पावर 4 इंटू डी यू। सिंपल वही क्वेश्चन बन गया जो हम पहले करते आए हैं, सिंपल इंटीग्रेशन इसकी हम अप्लाई कर देते हैं। आपके पास कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से अगर बाहर निकाल देते हैं, 1 ओवर 10 को अगर आप बाहर निकाल दें, बाद में इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीछे आपका 1 बच जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, और ऊपर u की पावर में भी 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 10 इंटू 1 ओवर 5, तो वो आपके पास हो जाएगा 1 ओवर 50, और साथ आप c ऐड कर दें, 1 ओवर 50 u की पावर 5 प्लस c। तो दोबारा इसको, ये आंसर यहाँ पे ओके हो गया, ये सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन हो गई। लेकिन ओरिजिनल एक्सप्रेशन में जाने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए दोबारा आपको इसको x की फॉर्म में लाना पड़ेगा, और x की फॉर्म में लाने के लिए आप इसकी u की पावर वापस यहाँ पे पुट करें, जो कि 2x की पावर 5 माइनस 5 थी। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2x की पावर 5 माइनस 5 की होल पावर 5 डिवाइडेड बाई 50 प्लस c। तो ये इसकी, अब इसको भी आप अब इम्प्रूव कर सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है। इसका आप डेरिवेटिव ले लें, जनरलाइज पावर फंक्शन रूल से आप इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये आपका ये पता चल जाएगा कि ठीक है कि नहीं। ये एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 11 होल पावर माइनस 5 इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 4x क्यूब प्लस 7 होल स्क्र इंटू डी एक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपने 6x माइनस 11 को u लेट कर लेना है, 6x माइनस 11 को u लेट कर लेना, माइनस 5 आपके पास u के ऊपर वैसे ही आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो इस तरीके से इसका हिंट है। जो दूसरे वाला है उसको आप एक्स स्क्र को इधर रहने दें, नीचे वाली एक्सप्रेशन जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, उसके साथ ऊपर ले आएं, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र इंटू 4x क्यूब प्लस 7 होल पावर माइनस 2। इसमें आप 4x क्यूब प्लस 7 को u लेट कर लें, और u लेट करने के बाद इसको आप वैसे ही जैसे सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम पहले दो क्वेश्चंस में कर चुके हैं वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब दोनों के c निकल आएंगे तो इन c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक बाउंड्री कंडीशन दी गई है। जब फाइनल आंसर आपके पास c के साथ आ जाएंगे तो आप y की जगह 10 पुट करें और x की जगह 2 पुट करें, और आप इसको c की वैल्यू फाइंड कर लें, तो आपके पास एक कंप्लीट फंक्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंट के अगर फंक्शन हो तो उनकी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे इंटीग्रेशन की जा सकती है। एक इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स की पावर 4। ये एक्स 4 नहीं है, ये एक्स की पावर में 4 है आपके पास। दोबारा रिपीट करें, उसको ठीक कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे हम कौन से फंक्शन को u लेट करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी लेट द एक्सप्रेशन एज u डेट इज़ इन द पावर ऑफ एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट की पावर होगी, जो एक्सपोनेंट की पावर के ऊपर फंक्शन होगा, उसको हम u लेट करेंगे। तो इस गिवन क्वेश्चन के अंदर, इस गिवन एग्जांपल के अंदर आपकी एक्सपोनेंट के ऊपर जो पावर है वो है x की पावर 4।
तो हम x की पावर 4 को u लेट करते हैं, लेट u इज़ इक्वल टू x की पावर 4। दोबारा वही प्रोसीजर है, u लेट कर लिया आपने, अब इसका डेरिवेटिव ले लें x के लिहाज से, डी यू ओवर डी एक्स आपके पास 4x³ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इस यहाँ से इसको dx के लिए सोल्व कर लें, तो dx आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू डी यू ओवर 4x³। दो चीज़ें आगे रिप्लेसमेंट के लिए, एक u को रिप्लेस करना है, सब्सिट्यूट करना है, और एक dx को सब्सिट्यूट करना है। तो जब आप u को और dx को सब्सिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू एक्सपोनेंट ऑफ u इंटू dx की जगह आपके पास आ गया du डिवाइडेड बाई 4x³। अब ये जो x³ है ये आपके शुरू वाले x³ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा, आपके पास डिनोमिनेटर में 4 रह जाएगा। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद अगर हम इस डिनोमिनेटर के 4 को साइड पे निकाल लेते हैं तो आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ u इंटू डी यू। सिंपल अभी एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पहले सॉल्व किए हुए एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन। एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन का रूल हमें पता है कि एक्सपोनेंट के ऊपर जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसके डेरिवेटिव से पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो एक्सपोनेंट के ऊपर है u और u का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, और 1 के साथ अगर आप पूरी इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो वो दोबारा वही एक्सप्रेशन आ जाती है 1/4 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ u। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई और हम c ऐड कर देते हैं साथ। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सपोनेंट का जो हमने रूल पढ़ा था वो ये था कि एक्सपोनेंट के ऊपर जो फंक्शन होता है उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसके डेरिवेटिव से, उसके डेरिवेटिव के आंसर से आप अपनी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं। सो इस एग्जांपल के अंदर एक्सपोनेंट के ऊपर जो फंक्शन है वो सिर्फ u है और u का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, और 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कोई एक्सप्रेशन पे असर ही नहीं होगा। तो आपके पास जो है वो 1/4 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ u आपके पास आ जाएगी प्लस c। ओके, अब आप इसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए ये तो u की फॉर्म में है, तो आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए u की पावर, आप u की जो आपने लेट किया हुआ था उसकी पावर आप दोबारा यहाँ पे पुट कर दें जो कि x की पावर 4 थी। तो आप इसको y इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x की पावर 4 प्लस c आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो क्या है कि एक्सपोनेंट के ऊपर जो फंक्शन होता है, डेरिवेटिव का तरीका बता रहा हूँ, एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। एक्सपोनेंट के ऊपर जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लें और उसके डेरिवेटिव से इस इधर पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है। करके देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 4x की पावर 4 का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, x की पावर 4 का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4x की पावर 3 या 4x³। 4x³ से अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे x³ बचेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x³ इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x की पावर 4। ये वही क्वेश्चन है जिसको हमने ये सॉल्व करके ये आंसर निकाला, तो ठीक है हमारा आंसर ये सेकंड एक्सरसाइज है इस लेक्चर की। आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं रीड कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ठीक करना है आपने, याद से इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। इंटीग्रेशन ऑफ 24x इंटू एक्सपोनेंट की पावर 3x² है। ये एक्सपोनेंट के ऊपर है 3x²। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट के ऊपर है 3x² इंटू डी एक्स। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 14 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x प्लस 7। पहले वाले क्वेश्चन में आप 3x² को u लेट करेंगे और दूसरे वाले क्वेश्चन में आप 2x प्लस 7 को
जो है वो यू लेट करेंगे और नीचे इनकी बाउंड्री कंडीशंस भी दी गई हैं। आप इनकी बाउंड्री कंडीशन से सी जो है वो फाइंड करेंगे। इन दोनों एक्सरसाइजेज जो आपको दी हैं या इनके दरमियान में जो सेल्फ असेसमेंट जो आपके पास हैं क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने के लिए, उनके आंसर्स जो हैं वो आप शेयर कर सकते हैं एक क्लास में एक दूसरे के साथ, ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कि आप लोगों के आंसर ठीक हैं कि नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, कमेंट में नीचे आप दे दें, मैं देख लूँगा उसको। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पहले इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस करेंगे इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन की एक्सपोनेंट के साथ, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे जाएंगे।